हाय फ्रेंड्स, देश में जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे राइजिंग राजस्थान, वाइब्रेंट गुजरात, इस टाइप के या यूपी के, इस तरीके की जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं और जिससे जितने एमओयू साइन हो रहे हैं और इंडिया में जितना बिजनेस आ रहा है, तो एक चीज की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और वो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी, बट मेजरली ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में दोस्तों चार तरीके हैं हमारे पास: एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज। सबसे सरल, आसान, पावरफुल एंड यूजफुल तरीका कौन सा है? इको फ्रेंडली तरीका कौन सा है? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फॉर्मूला कौन सा है? रेलवेज। तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा वैसे वैसे रेलवे बढ़ेगा, और रेलवे को बढ़ाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पैसा। और पैसा कौन देती है? IRFC। आज इस वीडियो में हम IRFC के लेटेस्ट रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पर जान जाएंगे कि यह कंपनी इतनी शेयर की घिसाई होने के बाद क्या वापस से बाउंस बैक करेगी, क्या इसमें आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक 5 to 10 इयर्स का पोर्टफोलियो अपना होराइजन लेके चल रहे हैं तो आपको किस तरीके का पोटेंशियल इसमें देखना चाहिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। लेकिन सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, जो इधर उधर मौज मस्ती के लिए आए हैं, जो बिग बॉस देखने वाले लोग हैं, जो दिन भर IPL में खराब करने वाले लोग हैं, जो उल्टे सीधे टीवी सीरियल देख करके टाइम खराब करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सीरियस इन्वेस्टर्स का स्वागत है, बाकी सब के लिए कोई जगह नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स ऑन IRFC। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह आप बढ़ाए और मैं और मेहनत कर सकूं आपके लिए। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, बहुत सारे मित्र, और उसके बाद लिख के करते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया। उन सबके लिए बहुत थैंक्स। वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, IRFC के नाम पर आपको सबसे पहले जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ये वो कंपनी है जो रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और सभी तरीके के लॉन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं IRFC से ही जुड़े हुए होते हैं, जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। चलिए फटाफट से एक बार फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसके रेशियोज देखते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, एंड देन वील टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए। तो पहली बात ये 1986 में शुरू हुई है कंपनी। इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, अपनी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में। ये मिनी रत्ना, IRFC इज ए मिनी रत्ना एंड शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उसके अंडर में काम करती है ये। क्या क्या करती है कंपनी? लीजिंग ऑपरेशंस में है और साथ में लेंडिंग ऑपरेशंस में है। तो दोनों काम करती है। बोरोइंग ऑपरेशंस में भी है, यानी ये पैसा सस्ते दाम पे इकट्ठा करती है और फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। सीधे शब्दों में अगर आप देखें तो इनकी बोरोइंग किस किस तरीके की है, तो आप देख सकते हैं 50% बोरोइंग करते हैं बॉन्ड्स से। तो ये अपने बॉन्ड्स इश्यू करते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे ये रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। LTL, ECB जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती है वगैरह वगैरह से भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, बट मेजरली बॉन्ड से पैसा आता है। इसकी एक खास बात है कंपनी की, वो ये है कि लो रिस्क कोस्ट प्लस मॉडल। यहां ना एक बड़ी सुंदर बात है जिसके बारे में आपको एज ए एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए, एज ए स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट आपको पता होना चाहिए कि एक क्या होता है दोस्तों कि कोस्ट प्लस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल फाइनेंसिंग मॉडल। नॉर्मल फाइनेंसिंग मॉडल में क्या होता है कि आपने अगर एक कार खरीदी है, मान लीजिए आप उसको 9% पे जो है कि या 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको EMI देनी है, तो वो आपकी उसी रेट पर चलती रहती है। लेकिन यहां ना कोस्ट प्लस मॉडल का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कह रखा कि भाई इंटरेस्ट रेट जितने पे हमारे पास में पैसा आएगा उस पे हम X% मार्कअप करके आपको फाइनेंस दे देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेफ है, हमेशा सेफ है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 5% पे इन्होंने पैसा मार्केट से उठाया, हालांकि ये 3-3.5% पे उठाने वाले लोग हैं, बट मान लेते हैं 5% पे उठाया इन्होंने, अपना सपोज करिए 2% जोड़ा, तो इनका सामने वाले को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा? 7%। लेकिन अगर इन्होंने मान लीजिए मार्केट से जो पैसा उठाया वो
क्योंकि इनको फाइनेंस करने के लिए पैसा तो उठाना पड़ेगा। वो मान लीजिए इन्होंने 7% की पे उठाया, ठीक है, तो अगर ये 7% पे उठा रहे हैं तो ये अपना मार्कअप मान लीजिए 2% करते हैं तो सामने वाले को 9% पे दे देंगे। कहने का मतलब ये है, इस कितना भी महंगा पैसा आ रहा हो और पार्टी को कितने में भी, मतलब नेक्स्ट जो जिसको इन्हें लोन देना है उसको कितना भी नुकसान हो रहा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना 2% बना के चलते हैं। 2% एग्जांपल लिया है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है। तो कहने का मतलब ये कि दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मॉडल। अब आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट क्यों रहती है, ठीक है, और इसीलिए ये इंटरेस्टिंग कंपनी है। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की, लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए की दोस्तों मार्केट कैप है, तो काफी लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी खासी। और अगर आप इसके, मैं आपको इसके दर्शन करवा देता हूं कि ये कंपनी की वेबसाइट देखिए, आप काफी कहानी समझ जाएंगे इसमें। तो ये IRFC की वेबसाइट है और आप यहां पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो रेलवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के अंदर ये इन्वॉल्व है। और यहां तो बहुत सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 3 काम करती है। क्या करती है? लीजिंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, ये तीनों काम करते हैं और इन तीनों में ही इस कंपनी की मोनोपोली है। और ये देख सकते हैं आप मीडिया गैलरी में कि किस किस तरीके के, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट के से संबंधित जितनी भी CSR एक्टिविटीज होती है वो भी ये करती रहती हैं। इसको दोस्तों रेटिंग एजेंसीज ने सबने AAA रेटिंग दी है, मतलब अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट क्रिसिल ने तो अभी भी AAA रेटिंग रखी हुई है। मूडीज की रेटिंग Baa3 है, जो सबसे कंजूस रेटिंग देने वालों में से है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ये भी सबसे कंजूस है। ये इंडियन, पता ही नहीं इंडिया की कंपनी से इनको तकलीफ क्या है कि अगर मान लीजिए US में कोई बिल्कुल खराब कंपनी भी होगी ना जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, उसको भी ये आराम से मतलब अच्छी रेटिंग दे देगी, A+ टाइप की रेटिंग जो होती है। लेकिन इंडिया को तो इन्होंने सोच रखा है कि रेटिंग अच्छी देनी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी रेटिंग दे दी तो US से पैसा निकल करके इंडिया में आ जाएगा, इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने BAAA, BBB इस टाइप की जो छोटे लेवल की रेटिंग होती है वो दे रखी है। स्टिल दे हैव गिवन इट गुड रेटिंग्स। और जो बाकी जो कंपनीज है इंडिया की रेटिंग एजेंसीज ने तो इसको अच्छी रेटिंग दे ही रखी है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, यहां देखें तो 33 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसके हिसाब से ये बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का P30 है। इंडस्ट्री में कौन कौन आते हैं आपके? इरकॉन आता है और जितने भी और IRCTC, इरकॉन और जितने भी तीतागढ़ रेलवे से संबंधित जितनी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से। सेल्स की ग्रोथ 19% विच इज डबल डिजिट एंड प्रॉफिट इज हायर देन सेल्स, दैट मींस इट्स अ डूइंग अ गुड बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस पे काम कर रही है। ROE 13 के ROCE 5 है, थोड़ा सा कम है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम जैसे लोगों के लिए आपके लिए काम का है दैट इज 13.75 विच इज गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मतलब एक अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ पाथ पर है। अब अगर स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं, पहले तो एक बार जल्दी से रिजल्ट्स देख लेते हैं इसके। कंपटीशन में आप देख सकते हैं फाइनेंस कंपनीज में तो आपके PFC हो गई, IRFC है ही, REC है, इंडियन रिन्यूएबल मतलब इरेडा हो गई आपकी, IFCI हो गई। ये सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज ही है, पावर फाइनेंस कंपनीज, उसी तरह से ये भी उसी इंडस्ट्री में केटर मतलब रखा जा सकता है। सेल्स की ग्रोथ देख सकते हैं आप कि लेटेस्ट जो सेल्स की ग्रोथ है वो 6,700 करोड़ से बढ़ के 6,900 करोड़ हो गई है। तो यानी कि इनकी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साथ में इनकी ईयर ऑन ईयर भी अच्छी ग्रोथ है। जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये तो खुला 100%, 99%। क्यों? क्योंकि इनका तो प्रॉफिट मार्जिन पक्का है, ये उस पर कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं, कोस्ट प्लस पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसके अलावा देखें तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, कंपनी के पास, क्योंकि फाइनेंस कंपनी तो बोरोइंग तो रहेगी, 58,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स थी, अब वो बढ़कर के 4,000 करोड़ रुपए की हो गई है। तो इतना इन्होंने बाजार से पैसा उठा रखा है। अगर आप बात करें तो देखिए यहां ना कंपनी की ऑपरेटिंग बिजनेस से पॉजिटिव कैश फ्लो आया है, यानी कि प्लस का 7,900 करोड़ हो गया है, जो पिछले बार नेगेटिव 28,000 करोड़ था। कहने का मतलब कि ऑपरेशंस से पैसा कमा रही है, अपनी मेन एक्टिविटी से पैसा कमा रही है कंपनी, विच इज वेरी वेरी गुड। प्रोमोटर्स 86% के आसपास, तो वही मेन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही योगदान है इसमें। पर यहां ना एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनको ना थोड़े, देखिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है ना इसमें। अब यहां ना एक खास बात यह है कि आप देखेंगे कुछ टाइम बाद में IRFC की जो स्टेक होल्डिंग है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचनी पड़ेगी। कुछ समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि लिस्टिंग के 3 साल के अंदर जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इनको 75% तक
अपनी होल्डिंग को लेके आना होता है। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट अपना स्टेक कब और कैसे इसमें कम करती है। तो आप नजर रखिएगा ऐसी सिचुएशन पे। साथ में अब जरा इसके तो ये हो ही गया। इसके अलावा अगर आप देखें एफआईआईज 1% लेके बैठे हैं, डीआईआईज भी 1% लेके बैठे हैं और बाकी सारा पब्लिक के पास में है। ठीक है, जरा अब टेक्निकल एनालिसिस पे नजर डालें। ये इसका चार्ट है और आप इस चार्ट में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी लगातार हाईज बनाते हुए एक हेल्दी ग्रोथ पाथ पे है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। तो वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड ऊपर की तरफ चलते हुए आप देख सकते हैं। और यहां पर कंपनी ने इतनी तेज गिरावट जो हुई थी ना, अच्छा एक्चुअली ना तेज गिरावट हुई नहीं है, मतलब अभी ना आप मेरी नजर से देखोगे तो ये दिस इज नॉट गिरावट, दिस इज राइट हेल्दी करेक्शन। मतलब आप ये मान करके चलिए कि अगर आप कोई बहुत तेज पहाड़ी को चढ़ते हैं तो फिर सांस लेने के लिए कुछ टाइम रुकते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आप थोड़ा देर वेट करते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, उसके बाद में फिर से आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना, तभी हेल्दी ग्रोथ होती है। अगर एक आदमी को कह दिया जाए यहां से सीधे दौड़ करके यहां पहुंच जाओ, तो वो क्या होगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, बीमार हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस तरह से बीच बीच में ये करेक्शन जरूरी है किसी भी कंपनी की हेल्दी ग्रोथ के लिए, और वही करेक्शन आपने यहां पर देखा है। और वैसे भी पिछले 2-3 साल के अंदर जो रनअप कंपनी ने दिखाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो जैसे ही स्लो डाउन थोड़ा सा दिखा इकोनॉमी में, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने अच्छी खासी कर ली। बट द गुड थिंग इज दैट नाउ द स्टॉक इज रेडी ऑन द सेम ग्रोथ वंस अगेन। तो यहां से इंटरेस्टिंग होगा कि 180 के ऊपर जाने के बाद में ये आपको नेक्स्ट जो 220 का लेवल अगर तोड़ता है तो आपको एक बुल रन की शुरुआत इसमें देखने को मिल सकती है। और ये अप ट्रेंड इसमें एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में इसने अभी डबल जो बॉटम है उसको इन्होंने उसको ब्रेक किया है। ये देखिए, ये जो डबल बॉटम है दोस्तों, दिस वन इट हैज ब्रोकन द नेक लाइन, और उसके बाद में ये आगे ऊपर बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। बस आपको ये देखना होगा कि ये करीब 200 के लेवल को क्रॉस करके उससे ऊपर कुछ समय के लिए सस्टेन कर जाए, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए बुल रन की शुरुआत हो सकती है। और आने वाले दिनों में इसको इससे ज्यादा स्तर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दोस्तों पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि इसमें कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पूरा एनालिसिस करके खुद इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि मैं यहां पर हूं आपको स्टॉक मार्केट की बारीकियां और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी देने के लिए। सो दोस्तों, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव चीजें देख लेते हैं फटाफट। इस कंपनी में पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा हाथ है, भाई का हाथ है, क्या कोई उंगली नहीं लगा सकता, भाई है ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इसके ऊपर हाथ है। दूसरी तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी कि ये कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला है, इसके चांसेस बहुत कम है। सेकंड चीज, पॉजिटिव चीज जो है वो क्या है इसकी, कि इस कंपनी के पास में कॉस्ट प्लस मॉडल की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी की रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, रेलवे राइजिंग फील्ड है, तो ये जैसे जैसे रेलवे राइज होगा, जैसे ग्रो करेगा, वैसे वैसे आईआरएफसी भी ग्रो करेगी। नेगेटिव चीजें क्या है? नेगेटिव चीजें हैं फाइनेंस कंपनीज में हमेशा इंटरेस्ट रेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहता है, और उसी वजह से एक रिस्क जो होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की रिस्क, और वो इसमें भी देखी जा सकती है। हालांकि मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा भूल गया था इसका, मैं एक बार जल्दी से इसको भी कवर कर देता हूं आपके लिए। देखिए, स्नैपशॉट में आप देख ही सकते हैं कंपनी के पास में एसेट अंडर मैनेजमेंट 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट अंडर मैनेजमेंट है भाई साहब। मतलब करीब करीब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज की तारीख में 60 लाख करोड़ से ऊपर की है। ठीक है, तो उसमें से लगभग आप मान करके चलिए 10% के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी उतना AUM इसके पास में। नेटवर्थ 51,000 करोड़। ROE ROC जो ROA मैंने आपको बताई दिया है, ROA 1.29% है। GNPA वगैरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नील। क्यों? क्योंकि NPA कब होंगे? जब कोई डिफॉल्ट होगा, और इसकी तो सारी कंपनी सेफ है, इसलिए डिफॉल्ट का कोई चांसेस नहीं है। अब इसके बाद में ये दोस्तों, इसके आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब यहां ना एक इंटरेस्टिंग चीज पे आपकी नजर जरूर मैं डालना चाहूंगा। यहां देखिए, ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना आप, ये यहां से यहां तक ये बिल्डिंग्स ना लगभग फ्लैट है, और ये तब से फ्लैट है जब से कि गवर्नमेंट ने बजट के बाद केपेक्स किया नहीं है। तो धीरे धीरे केपेक्स साइकिल जब अनलॉक होगा तो यही बिल्डिंग्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये दोस्तों इनका मिक्स है कि
हैं कहां कहां पर किस तरीके का इनका बोरोइंग मिक्स है, कहां कहां से इन्होंने उधार लिया है। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड से इन्होंने करीब करीब 52% बोरोइंग की हुई है। यहां आप ये रेटिंग्स देखिए जो मैं कह रहा था आपको कि फॉरेन रेटिंग एजेंसीज को तो छोड़ दीजिए, वो तो सारे बायस्ड लोग हैं टोटली, लेकिन इंडियन रेटिंग एजेंसीज ने क्रिसिल ने AAA दिया है, आइक्रा ने AAA दे रखा है और केयर ने AAA दे रखा है। मतलब तीनों ही सब्जेक्ट्स में ये डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो रही है ये कंपनी। ठीक है, बाकी रिटर्न रेशियोज वगैरह काफी डिटेल की बात है, लेकिन ये जरूर देखना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका करीब 1.1% से ऊपर है, तो 1.33 हो जाता है, 1.39 हो जाता है। इंटरेस्ट रेट अगर कट होती है थोड़े दिनों में, अगर आरबीआई कट करता है तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रो हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल दोस्तों ये इसका एक एनालिसिस है। उम्मीद करता हूं कि यहां कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि मैं सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, बाकी और कोई चीज से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहां ना यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्तों के पास टाइम की कमी होती है, तो उनको मेरा सजेशन है कि एक तो 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं आप इसे। दूसरा कि अगर आप डिटेल्ड में, बहुत सारे दो मित्र ऐसे कहते हैं कि सर लंबा पूरा डिटेल में वीडियो बनाइए, तो उनको मैं कहूंगा कि आप ना हमारी जो मेंबरशिप है उसको ट्राई करिए। उसमें आपको स्टॉक ऑफ द मंथ वाली जो मेंबरशिप है, यानी श्रेष्ठ मेंबरशिप, उसमें महीने में एक स्टॉक आपको पूरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का एनालिसिस के साथ में शेयर किया जाता है, जो करीब 1-1.5 घंटे के आसपास का वीडियो हो सकता है। सो आपको एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप और सागरनोमिक्स परिवार का हिस्सा। वैसे तो अभी भी है, लेकिन एज ए मेंबर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में आपको अगर और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। यहां कंजूसी कर जाते हो ना, अरे कंजूसी मत करो। जब मैं दिल खोल के वीडियो बना रहा हूं तो आप भी दिल खोल कर लाइक और शेयर करिए, तभी मजा आएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।